जय हिंद मेरे सेठ सैनियों। और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो बात करते हैं आज के क्लास पे। तो आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10 का। जी हाँ दोस्तों, किस पे बात करेंगे? क्लास 10 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और वो चैप्टर क्या है? जैव प्रक्रम। जी हाँ दोस्तों, हम लोग बात करेंगे जैव प्रक्रम पे। और आप देख सकते हो ये जो चैप्टर है वो क्लास 10 के साइंस का अध्याय 6 यानी कि चैप्टर नंबर जो है 6 है। तो बात करेंगे हम लोग जैव प्रक्रम के बारे में। तो मैं ये वीडियो आपको पता होगा कि भोकाल सीरीज के अंदर लेने वाला हूं। तो मैं इसमें केवल आपके रिवीजन के हिसाब से मैं बात करूंगा कि किस तरह से जल्दी क्या हो जाए, आपका रिवीजन हो जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हो और अभी तक अगर आपने प्रीतम एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या करें? सब्सक्राइब कर दे और जो बेल का आइकन आता है उसको भी क्या करें? प्रेस कर दे। तो बात करते हैं कि सबसे पहले भाई कि चैप्टर क्या है? जैव प्रक्रम। तो आखिर ये जो जैव प्रक्रम होता क्या है, हम लोग इस पे बात करते हैं। तो अगर हम लोग बात करें जैव प्रक्रम पर तो देख सकते हो क्या है कि वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करता है क्या कहलाता है? जैव प्रक्रम कहलाता है। तो बात करेंगे यहाँ पे अनुरक्षण। तो अनुरक्षण का मतलब होता है बचाव। क्या होता है? बचाव। तो वे सभी प्रक्रम यानी कि वे सभी क्रियाएं जो संयुक्त रूप से क्या करते हैं कि जीवों का बचाव करता है वो प्रक्रम क्या कहलाता है? जैव प्रक्रम कहलाता है। क्या कहलाता है? जैव प्रक्रम कहलाता है। तो बेसिकली बात किया जाए तो अगर मैं बात करूं जैव प्रक्रम का, तो जैव प्रक्रम में कुछ चीजें होती हैं जो जैव प्रक्रम को क्या बनाती है? महत्वपूर्ण बनाती है। तो अगर मैं बात करूं किसी भी जीव को अनुरक्षण होने के लिए या किसी भी जीव को अनुरक्षण कार्य करने के लिए कुछ चीजों की आवश्यकता होती है। या मैं ऐसे बोलूं कि अगर मैं बात करूं अनुरक्षण का, तो अनुरक्षण में पोषण, श्वसन, वहन और उत्सर्जन होता है। क्या क्या होता है? पोषण, श्वसन, वहन और उत्सर्जन होता है। तो इन सभी चीजों पे हम लोग बात करेंगे। तो अगर कभी क्वेश्चन आएगा कि आप ये बताएं कि जैव प्रक्रम के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं, तो आप क्या बोलोगे? पोषण, श्वसन, वहन और उत्सर्जन, ये सारी चीजें होती हैं। चलिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि वे सभी संयुक्त प्रक्रम जो क्या करता है? जीवों का अनुरक्षण का कार्य करता है वो क्या कहलाता है? जैव प्रक्रम कहलाता है। और जैव प्रक्रम में 4 चीजें होती हैं: पोषण, श्वसन, वहन और उत्सर्जन। आप किसी भी व्यक्ति को जिंदा रहने के लिए पोषण की आवश्यकता होती है, उसको श्वसन की आवश्यकता होती है, उसके शरीर में वहन की भी आवश्यकता होती है और साथ में उत्सर्जन की आवश्यकता होती है। अब सिंपल सा फंडा, अगर आप क्या करोगे, एक आदमी को लोगे, एक इंसान को लोगे, तो क्या वो अपना पोषण नहीं करता, अपना वृद्धि नहीं करता? क्या आप बोलोगे हाँ करता है। क्या वो इंसान सांस नहीं लेता है? क्या आप बोलोगे सर लेता है। क्या वो इंसान के शरीर में वहन जैसी कार्य नहीं होती है? क्या उसके शरीर में मैं बोलूंगा कि जैसे रक्त हो गया, क्या रक्त जो होता है एक जगह से दूसरा जगह जाता है कि नहीं? आप बोलोगे हाँ सर। अब बात करें उत्सर्जन का, तो अगर कुछ भी खाता है, मान लो कि उसने कुछ खाया तो खा के उसके अवशिष्ट पदार्थों का निष्कर्षण भी तो करता है। तो ये रहा क्या? रहा उत्सर्जन। तो अगर कोई इंसान जिंदा है तो या कोई भी पेड़ जिंदा है तो आप देख सकते हो पेड़ भी पोषण करता है, वो भी श्वसन करते हैं, उनमें भी जाइलम और फ्लोएम होते हैं। और क्या बोलेंगे तो वो भी क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड जैसी चीजों का क्या करते हैं? उत्सर्जन करते हैं। तो जितने भी सजीव प्राणी हैं जिनमें भी जान पाया जाता है वो ये चारों के चारों प्रक्रम करते हैं, पोषण, श्वसन, वहन और उत्सर्जन का कार्य करते हैं। बात करते हैं आगे। तो आप देख सकते हो सबसे पहली चीज की हम लोगों ने देखा पोषण के बारे में कि भाई पोषण तो करता है, पोषण करता है, श्वसन करता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पोषण क्या होता है। तो समझिएगा कि भोजन ग्रहण करना, गौर कीजिएगा, भोजन ग्रहण करना और पचे भोजन का अवशोषण एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उपयोग पोषण कहलाता है। तो आपने जो भोजन को ग्रहण किया और भोजन को ग्रहण करने के बाद जब आपका भोजन पच जाता है और जो पचा हुआ भोजन है जब उसका अवशोषण क्या करता है? शरीर के द्वारा किया जाता है। और जो भी अवशोषण शरीर किया उसका उपयोग किस लिए क्या करेगा? तो अपने बचाव के लिए यानी कि अपने अनुरक्षण के लिए करेगा। तो ये जो उपयोग है इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? पोषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोषण बोलते हैं। तो अगर कभी क्वेश्चन आएगा कि पोषण क्या है तो आप क्या बोलोगे कि भोजन ग्रहण करना और पचे भोजन का अवशोषण एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उपयोग क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। तो अब बात करते हैं पोषण के बारे में। तो समझिएगा अगर हम लोग बात करें पोषण का, तो पोषण के आधार जो है वो जीवों
को दो समूह में बांटता है। तो जिस तरह से पोषण की क्रिया होती है, सभी जीव पोषण की जो क्रिया करती हैं उस हिसाब से जीवों को दो भाग में बांटते हैं। तो अगर कभी क्वेश्चन आएगा कि पोषण के आधार पर जीवों को कुल कितने भागों में बांटा जाता है, तो आप क्या बोलोगे? दो भागों में बांटा जाता है। तो पोषण के आधार से जीवों को कुल कितने भागों में बांटा जाता है? तो दो भागों में बांटा जाता है। तो बात करेंगे ये दो भाग क्या क्या हो सकते हैं। तो देख सकते हो मैंने यहाँ पे एक सारणी बनाया है। तो मैंने क्या बोला कि पोषण के आधार पे जीवों को दो भाग में बांटते हैं। तो एक ऐसे जीव जिनको स्वपोषण जीव बोलते हैं और एक ऐसे जीव जिनको क्या बोलेंगे? विषम पोषण वाले जीव बोलते हैं। तो आखिर ये स्वपोषण जीव क्या होते हैं, विषम पोषण जीव क्या होते हैं, हम लोग इस पे बात करते हैं। तो देख सकते हो अगर हम लोग सबसे पहले बात करेंगे दोनों के अंतर के बारे में, तो सुनिएगा। अगर बात करें हम लोग कि भाई यह स्वपोषण क्या होता है, तो पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल अजैव पदार्थ हो, जैसे हम लोग बात करेंगे CO2, पानी और सूर्य के प्रकाश से क्या करता है? अपना भोजन स्वयं बनाता है, उसको क्या बोलेंगे? स्वपोषण बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? स्वपोषण बोलेंगे। लेकिन बात करेंगे विषम पोषण का, तो विषम पोषण क्या है? तो पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता, बल्कि अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर क्या होता है? निर्भर होता है। तो ऐसे जीवों को क्या बोलेंगे? विषम पोषण। तो थोड़ा गौर से सुनिएगा। अगर हम लोग बात करेंगे स्वपोषण का, तो मैंने क्या बोला कि पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के, उसके जो भी आसपास का जो एटमॉस्फेयर है यानी कि वातावरण है, उसमें जो भी चीज प्रेजेंट है उनमें जितने भी सरल अजैव पदार्थ है। अब पूछा जाएगा कि अजैव पदार्थ जैसे, तो CO2 हो गया, पानी हो गया, सूर्य का प्रकाश हो गया, तो इन्हें सब से मिलकर क्या करता है? अपने भोजन का निर्माण स्वयं करता है। तो ऐसे प्राणियों को हम लोग क्या बोलेंगे, या ऐसे जीव को क्या बोलेंगे हम लोग कि वो स्वपोषण कर रहा है। क्या कर रहा है? स्वपोषण कर रहा है। अब उदाहरण के लिए बात किया जाए तो आप जितने भी हरे पौधे के नाम जानते हो, जिसमें भी क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जो भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है, सभी क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। लेकिन बात करें विषम पोषण का, तो देख सकते हो कि पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता है, यह अपना भोजन क्या करता है? स्वयं नहीं बनाता है, बल्कि अपने भोजन के लिए जो भी अन्य जीवों पर निर्भर होता है। अब बात करें उदाहरण के लिए, तो इसमें देख सकते हैं मानव है और जितने भी अन्य तरह के जीव होते हैं, इसके उदाहरण है। अब बात करते हैं मानव का, तो समझिएगा, अगर हमको कुछ भी खाना होता है, जैसे हम लोग चावल खाते हैं, जैसे हम लोग रोटी खाते हैं, यानी कि रोटी तो गेहूं का बनता है, तो सारे ऐसे जीव होते हैं। जैसे कि अगर बात करें धान, तो धान से चावल बनता है। तो आपने गौर किया होगा कि अगर मैं बात करूं धान का, तो धान जो होता है खुद से क्या करता है? भोजन को बनाने का काम करता है, यानी कि खुद से अपने आप को सिंचित करने का काम करता है, खुद से बड़ा होने का काम करता है, और हम लोग क्या करते हैं? इनको खा जाते हैं। बात करेंगे कि अगर जैसे कि हम लोग बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो मांस मछली खाते हैं, तो मान लो कि कोई बच्चा अगर मछली खाता है, तो मछली क्या करता है कि मछली तो भोजन को खाया और फिर हम लोग क्या करते हैं? मछली को खा जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि हम लोगों का पोषण करने का तरीका क्या है कि हम लोग जब भी कोई भोजन हो वो स्वयं नहीं बनाते हैं, और बल्कि क्या करते हैं कि जो भी अन्य जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है उसको क्या करते हैं? हम लोग खाने का काम करते हैं, उनसे हम लोग क्या करते हैं? पोषण लेने का काम करते हैं। तो मनुष्य किस में आता है भाई? तो विषम पोषी जानवर है। क्या है? विषम पोषी जीव है। जानवर तो बोल नहीं सकते हम लोग, जानवर तो है बोल नहीं सकते हैं क्योंकि लोगों को बुरा लग जाएगा। बात करते आगे, तो समझिएगा, ये तो बात रहा पोषण का। हम लोगों ने पढ़ा इसके बारे में कि भाई स्वपोषण क्या होता है और विषम पोषण क्या होता है। थोड़ा और जानते हैं कि भाई ये जो स्वपोषी पोषण होता है, ये होता किसमें है। तो बात किया जाए तो स्वपोषी पोषण ये हरे पौधों में तथा कुछ जीवाणुओं जैसे प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं में होता है। तो अगर मैं बात करूं पोषण का, तो ये तो हरे पौधों में होता ही है, साथ में कुछ ऐसे जीवाणुओं में भी होता है जो क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर पाते हैं, ऐसे जीवों में भी होता है।
तो अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्या कुछ ऐसे जीव हैं जो क्या करते हैं, मैं बोल सकता हूं कि पोषण करते हैं, स्वपोषण करते हैं, तो बोलोगे हाँ, जो जीव प्रकाश संश्लेषण का क्रिया कर पाएगा सारे जीव क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं, यानी कि स्वपोषी पोषण करते हैं। बात करते हैं आगे। तो ये तो जो मैंने बोला कि प्रकाश संश्लेषण का क्रिया जो भी करेगा वही क्या हो करेगा कि स्वपोषण करेगा। तो आखिर ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है क्या, हम लोग इस पे बात करते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, यह वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थ को ऊर्जा संचित के रूप में परिवर्तित कर देता है। तो मैंने क्या बोला कि ये जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया वो कैसा क्रिया है, तो यह वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर के लिए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देता है। तो जो भी बाहर से ये पदार्थों को लेता है उसको किस में बदल देता है, तो ऊर्जा के रूप में बदल देता है। यही क्या कहलाता है, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। तो आखिर हम लोग बात करेंगे ये कौन कौन से ऐसे पदार्थ को लेता है और उसको ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है भाई। तो ये क्या करता है कि ये पदार्थ जो है कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर से लेता है, जल को लेता है, और फिर क्या करता है, इन्हें क्या करता है कि सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या करता है कि कार्बोहाइड्रेट में क्या करता है, परिवर्तित कर देता है। तो अगर कभी क्वेश्चन आएगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या है, तो अब क्या बोलोगे कि वह प्रक्रम जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देता है ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड, जल के रूप में लिए जाते हैं, जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या बन जाता है, कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित हो जाता है। तो एक क्वेश्चन जो है हर साल पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का सूत्र लिखें। क्या आता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का सूत्र लिखें। तो आप देख सकते हो सूत्र क्या है, अगर मैं सूत्र का बात करूं तो CO2 क्या है, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या है, H2O, क्या लिया, जल लिया। तो अभी क्या बोले हम लोगों ने कि कार्बन डाइऑक्साइड और जब जल को लेता है, और आपको पता होगा कि किसके उपस्थिति में, तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और साथ में क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या करता है, उसको कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है, यानी कि उसको ग्लूकोज में बदल देता है। तो देख सकते हो यहाँ पे क्या करते हैं, ग्लूकोज के रूप में बदल देता है। तो अगर पूछा जाएगा कि ग्लूकोज का सूत्र क्या है, तो आप क्या बोलोगे, C6H12O6 प्लस 6O2। तो ये जो है पूरा का पूरा ग्लूकोज का सूत्र है। तो यहां से जो है इसका संतुलन किया गया है, और साथ में क्या करता है कि जब भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी तो साथ में जो H2O है यानी कि जो जल है उसको निकालेगा, उसको क्या करता है, वाष्पोत्सर्जन क्रिया के द्वारा, किसके द्वारा, वाष्पोत्सर्जन क्रिया के द्वारा क्या करता है, बाहर निकाल लिया जाता है। तो ये रहा पूरा का पूरा प्रकाश संश्लेषण क्रिया का सूत्र रहा। बात करते हैं आगे। तो देख सकते हो आगे अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या है कि अगर जैसे कि हम लोगों ने बोला प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो होते हैं पेड़ जो होते हैं या जितने भी स्वपोषी जीव होते हैं वो अपना भोजन का निर्माण करते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए, सुनिएगा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए, सुनिएगा ध्यान से, क्वेश्चन क्या आता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री क्या क्या है, कि कौन कौन से ऐसे पदार्थ हैं या कौन कौन से ऐसे सामग्री हैं जो वो कच्चे रूप में लेते हैं। जैसे मैं सिंपल सा बात करूं कि अगर हम लोग चाय बनाते हैं, क्या बनाते हैं, अगर हम लोग टी बनाते हैं तो कच्चे रूप में क्या लेते हैं हम लोग, पानी लेते हैं, दूध को लेते हैं, फिर हम लोग चाय पत्ती डालते हैं, चीनी को लेते हैं, और फिर क्या बनता है, पूरा का पूरा 1 कप चाय बनता है। तो उसी तरह से अगर बात किया जाए प्रकाश संश्लेषण का, तो प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक जो कच्ची सामग्री होती है वो क्या क्या होता है, यह क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। तो इसमें बात किया जाए तो सूर्य का प्रकाश पहला नंबर, दूसरा क्या होता है, क्लोरोफिल, और तीसरा क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो पूछा जाता है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं वो पौधा कहां से प्राप्त करता है। तो आप देख सकते हो कहां से प्राप्त करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो स्थलीय पौधे इसे वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। ऐसे पौधे जो स्थल में पाए जाते हैं वो कहां से प्राप्त करेंगे, वायुमंडल से, और ऐसे पौधे जो जल में पाए जाते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड कहां से प्राप्त करेंगे, तो जल से प्राप्त करने का काम करते हैं। तो ये तो रहा कि ये तो बात कब का है कि अगर मैं बात करूं कार्बन डाइऑक्साइड का,
तो हम लोगों ने देखा था कि सूर्य का प्रकाश चाहिए, हम लोगों ने देखा था क्लोरोफिल चाहिए, और हम लोगों ने देखा था कि कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। अब बात करते हैं जल का। तो जो जल होता है तो जितने भी स्थलीय पौधे होते हैं वो जड़ों द्वारा कहां से, मिट्टी से जल का क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं। क्या करते हैं? मिट्टी से जल का अवशोषण करते हैं। तो अगर कभी क्वेश्चन आएगा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री क्या क्या है, तो आप क्या बोलोगे? सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड। और ये कार्बन डाइऑक्साइड कहां से प्राप्त किया जाता है? तो स्थलीय पौधे इसको वायुमंडल से प्राप्त करता है। और दूसरा क्या होता है? जल। तो जल कहां से? स्थलीय पौधे ये जड़ों के द्वारा जो मिट्टी होती है उससे प्राप्त कर लेती है। तो ये तो रहा भाई, ये तो रहा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री क्या क्या होती है। बात करते हैं आगे। तो क्वेश्चन आता है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित घटनाएं होती हैं। तो अगर कभी क्वेश्चन आएगा कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या क्या घटनाएं होती हैं, तो इस पे बात करते हैं। तो सबसे पहला चीज कि अगर बात किया जाए प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या क्या घटनाएं घटती है, तो क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को क्या करता है? अवशोषित करना। क्वेश्चन आता है कि क्लोरोफिल प्रकाश ऊर्जा का क्या करती है? तो अवशोषण करने का काम करती है। तो पहला चीज। दूसरा क्या होता है कि प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा के रूप में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन होना। अब समझिएगा, यहां से एक क्वेश्चन बन के आता है कि प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का क्या होता है? हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन अणु में अपघटन होता है। यह पूरे की पूरी घटनी होती है, पूरा का पूरा क्या होता है? घटना होता है। तीसरा क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या होना? अपचयन होना, यानी कि बदल जाना। अब बात को समझिएगा। क्वेश्चन आता है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस प्रकार की क्रिया है? रासायनिक क्रिया है कि भौतिक क्रिया है? तो देख सकते हो कौन सी क्रिया है? एक तरह की रासायनिक क्रिया है। क्या है? रासायनिक क्रिया है। अब क्वेश्चन आता है कि जो प्रकाश संश्लेषण का क्रिया अगर होगा तो वहां पे जो जल अणु है वो किसमें अपघटन होता है? तो आप क्या बोलोगे? हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में क्या होता है? अपघटन हो जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड किसमें अपचयन होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है? इसका अपचयन जो होता है हो जाता है। तो ये तो पूरा का पूरा हम लोगों ने बात कर लिया कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक कच्ची सामग्री चाहिए, और साथ साथ में हम लोगों ने बात किया कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी घटनाएं जो है होती है। ये पूरा का पूरा हम लोगों ने बात किया। अब बात करते हैं तो प्रकाश संश्लेषण में सबसे जो अहम भूमिका निभाता है वो क्या होता है? रंध्र। क्या होता है? रंध्र। और रंध्र कहां पाया जाता है? तो आपको पता होगा, अगर मैं बात करूं रंध्र का, तो ये देख सकते हो पेड़ है, पेड़ की पत्तियां होती हैं। तो पत्तियां जो होती हैं, जो भी पत्ती होती हैं, पत्ती में क्या होते हैं? छिद्र पाया जाता है, और उन्हीं छिद्र को क्या बोलते हैं? लोग रंध्र बोलते हैं। तो बात करेंगे रंध्र का। बता दूं कि जो पूरी की पूरी जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होता है, इसमें रंध्र का बहुत इंपॉर्टेंट सा रोल होता है। क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट सा रोल होता है। तो अगर मैं बात करूं कि ये पत्तियां, ये जो रंध्र होता है ये कहां पाया जाता है, तो देख सकते हो कि पत्ती की सतह पर जो भी सूक्ष्म छिद्र होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? रंध्र कहा जाता है। और रंध्र को इंग्लिश से क्या बोलते हैं? तो स्टोमाटा कहते हैं। अब देख सकते हो यहाँ पे एक पेड़ है और इस पेड़ में बहुत सारी पत्तियां हैं। इन पत्तियों में अगर मैं बात करूं तो इन पत्तियों में क्या पाया जाता है? आपकी रंध्र जो है वो पाई जाती है। तो अगर कभी क्वेश्चन आएगा कि रंध्र क्या है, तो आप क्या बोलोगे कि पत्तियों की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? रंध्र कहा जाता है। अब बात करते हैं रंध्र के कुछ प्रमुख कार्य के बारे में कि रंध्र क्या क्या मुख्य जो है कार्य करती है। तो बात किया जाए पहला कार्य का, तो ये क्या करती है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए जो भी गैसें होती हैं उनका क्या करती है? आदान प्रदान जो है इन्हीं छिद्रों के माध्यम से होता है। जैसे आपको पता होगा कि अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले पढ़ा कि CO2 गैस जो है, CO2 जो गैस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो वातावरण से लेता है, तो आखिर ये जो पेड़ अगर CO2 गैस लेगा तो किससे लेगा? तो इन्हीं रंध्रों के माध्यम से वो क्या करती है कि पत्तियों में प्रवेश करता है। और आपको पता होगा कि जब प्रकाश संश्लेषण का क्रिया होता है तो क्या होता है? H2O क्या होता है? इसका उत्सर्जन होता है, यह बनता है और यह वातावरण में जाता है। तो ये अगर वातावरण में जा रहा है तो ये किस माध्यम से जाएगा? तो ये जो है ये रंध्र के माध्यम से जाने का काम करता है। तो बात करेंगे आगे। तो पहला क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए जो भी गैस का अधिकांश जो आदान प्रदान होता है इन्हीं छिद्रों के माध्यम से होता है। और दूसरा क्या होता है कि वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में जो भी जल होता है, तो जल किस रूप में होता है? जल वाष्प के रूप में होता है। तो इन्हीं रंध्र के माध्यम से क्या करता है? निकलने का काम करता है। तो क्वेश्चन क्या आता है
कि जो भी वाष्पोत्सर्जन का जब क्रिया होगा तो उस समय जो भी जल होगा वो किस रूप में क्या होता है, वातावरण में निकलता है। तो क्या बोलोगे, जल वाष्प के रूप में क्या करता है, वातावरण में निकलता है। तो ये तो दो काम रहा। पहला काम क्या कि जो भी गैस है उसका आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के माध्यम से होता है, और दूसरा क्या होगा कि जो भी जल वाष्प है उनका भी क्या करता है, इन्हीं के माध्यम से वातावरण में क्या होता है, इनका उत्सर्जन होता है। बात कर देंगे आगे। तो ये रहा पेड़, आप समझिएगा। ये तो कुछ कार्य। बात करें अगले कार्य के बारे में, तो जो तीसरा नंबर का कार्य क्या है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का आदान प्रदान इन्हीं क्षेत्रों से होता है। देखो सेम सारी चीजें जो है यहाँ पे वो सारी चीजें फिर से लिख दी गई है, लेकिन बात करते हैं आगे। तो देख सकते हो ये रहा, ये आप देख सकते हो ये क्या है, ये पूरा का पूरा एक एस्टोमाटा, यानी कि मैं बोलूंगा कि छिद्र है। क्या है, छिद्र है, यानी कि जो रंध्र है, रंध्र है। तो देख सकते हो ये पूरी की पूरी पत्ती होती है। तो पत्ती को अगर जूम करके देखा जाए तो इस तरह से क्या होगा, इसका पूरा का पूरा रंध्र, ये तो पूरा का पूरा देख सकते हो रंध्र, रंध्र के पास आपको देखने के लिए मिलेगा। तो अगर मैं इसको मैं जूम करूं तो आप देख सकते हो आप क्या देखोगे कि आप देख सकते हो कि यहां पे ये वाला जो भाग है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रंध्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रंध्र बोलेंगे। और रंध्र के बाहर ये वाला जो एरिया आप देख रहे हो, ये वाला जो आप एरिया देख रहे हो, इसे क्या बोलेंगे, द्वार कोशिका। क्या बोलेंगे, द्वार कोशिका। इसको क्या बोलेंगे, द्वार कोशिका बोलेंगे। और आप देख सकते हो कि ये जो पूरा का पूरा आप घर देख रहे हो, ये वाला घर, तो ये घर क्या है, सहायक कोशिका है। और इधर का जो आप घर देख रहे हो क्या है, तो अधिचर्म कोशिका है। क्या है, अधिचर्म कोशिका है। तो क्वेश्चन क्या आता है कि बताएं कि अगर क्वेश्चन आएगा कि एक पत्ती के रंध्र का सचित्र वर्णन करे, तो आप इसको देख सकते हो। तो बात करेंगे अगर रंध्र का, तो रंध्र को खुलने में, यानी कि उसके छिद्र को खुलने और बंद होने में सबसे बड़ा जो अहम भूमिका होता है वो किसका होता है, द्वार कोशिका का होता है। किसका होता है, द्वार कोशिका का क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है रोल होता है। बात करते हैं आगे। तो देख सकते हो यहाँ पे एक 3D फिगर जो है मैं आप लोगों के पास लेके आया हूं। तो देख सकते हो ये वाला ऑप्शन नंबर ए जो है ये खुला क्या है, खुला रंध्र है। क्या ये खुला रंध्र है। और ये जो ऑप्शन नंबर बी है वो क्या है, आपका बंद रंध्र है। तो बात करेंगे सबसे पहले हम लोग ऑप्शन नंबर ए पे। तो देख सकते हो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं द्वार कोशिकाएं। क्या बोलते हैं, द्वार कोशिकाएं। तो गौर कीजिएगा कि जब द्वार कोशिकाओं में क्या होता है कि पानी जो है भर जाता है, भारी मात्रा में जो पानी की बूंदें होती चली जाती है, तो क्या होती है, बंद हो जाती है। और जब पानी की बूंदें क्या होती है वहां से गायब हो जाती है, तो क्या होती है, खुल जाती है। तो आप देख सकते हो ये क्या हरित लवक है ना। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे ये सारी हरित लवक है, और इन्हीं हरित लवकों से क्या होता है मेरे रसगुल्लो, आप जानते हो कि प्रकाश संश्लेषण का काम होता है। तो ये तो पूरा का पूरा रहा, ये तो रहा आपका खुला रंध्र और ये रहा बंद रंध्र। तो ये तो पूरा का पूरा हम लोगों ने रंध्र के बारे में देखा। अब हम लोग बात करते हैं, हम लोगों ने पोषण को दो तरीके से पढ़ा। ऐसा पोषण जो किसके माध्यम से होता है कि जो खुद से करता है, प्रकाश संश्लेषण उसमें अहम भूमिका निभाता है। और एक दूसरा पोषण हम लोगों ने बात किया था, अगर आप देखोगे, अगर आपको याद होगा यहाँ पे, तो हम लोगों ने ये पोषण के बारे में पूरा का पूरा पढ़ लिया। अब हम लोग बात करेंगे विषम पोषण के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, विषम पोषण के बारे में बात करेंगे। तो देख सकते हो विषम पोषण क्या है, हम लोग इस पे बात करते हैं। किस पे बात करते हैं, विषम पोषण क्या है, हम लोग इस पे बात करते हैं विषम पोषण के बारे में। तो ऐसे बात किया जाए तो विषम पोषण को हम लोग 3 भाग में बांट के पढ़ेंगे। पहला तो पढ़ेंगे कि प्राणी समपोषण। क्या पढ़ेंगे, प्राणी समपोषण। दूसरा क्या पढ़ेंगे, मृत जीवी पोषण। और तीसरा क्या पढ़ेंगे, परजीवी पोषण। तो अगर पूछा जाएगा कि विषम पोषण को कुल कितने भागों में बांटते हैं, तो आप क्या बोलोगे, 3 भाग में बांटते हैं। एक तो होता है प्राणी समपोषण, दूसरा क्या होता है मृत जीवी पोषण, और तीसरा क्या होता है परजीवी पोषण। तो बात करते हैं एक एक करके, हम लोग तीनों पे हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग देखते हैं कि प्राणी समपोषण क्या होता है। तो समझिएगा, अगर बात करें प्राणी समपोषण का, तो इसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतग्रहण करता है तथा उसका क्या करता है, पाचन जो होगा वो शरीर के अंदर कर लेता है। सुनिएगा मैं क्या बोलना चाहता हूं कि इसमें क्या होता है कि ये जो प्राणी समपोषण में जो भी जीव आता है, ये सबसे पहले क्या करता है कि पूरा का पूरा जो भोजन होगा उसका क्या करेगा, अंतग्रहण करेगा, उसको खाएगा। और खाने के बाद क्या करेगा, जो भी पाचन की जो क्रिया होगा वो शरीर के अंदर होता है। कहां पे होता है, अंदर होता है। तो क्वेश्चन आता है मेरे रसगुल्लो कि प्राणी समपोषण में जो भोजन का पाचन जो होगा वो कहां पे होगा, तो आप क्या बोलोगे, शरीर के अंदर होता है। कहां पे होता है, शरीर के अंदर होता है। तो ये तो रहा प्राणी समपोषण का। बात करते हैं मृत जीवी पोषण का। किसका बात करेंगे, मृत जीवी पोषण का। तो ध्यान से सुनिएगा कि मृत जीवी अपना भोजन
अपना भोजन मृत जीवों के शरीर व सड़े गले कार्बनिक जो पदार्थ होते हैं से प्राप्त करते हैं। कहां से प्राप्त करते हैं? जो भी सड़े गले पदार्थ होते हैं उनसे प्राप्त करते हैं। बात करेंगे परजीवी पोषण का, तो क्या देख सकते हो कि परजीवी अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर उनको क्या करते हैं? बिना मारे, गौर कीजिएगा, बिना मारे उनसे क्या करते हैं? अपना पोषण प्राप्त करते हैं। तो ये तो रहा तीनों का तीनों। अगर कभी पूछा जाएगा कि प्राणी समपोषण क्या है, तो इसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतग्रहण करते हैं तथा उनका पाचन कहां करता है? शरीर के अंदर करता है। पूछा जाएगा कि मृत जीवी पोषण क्या है, तो क्या बोलोगे कि मृत जीवी अपना भोजन मृत जीवियों के शरीर व सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करता है, उसको क्या बोलेंगे? मृत जीवी पोषण बोलेंगे। पूछा जाएगा कि परजीवी पोषण क्या है, तो क्या बोलोगे कि परजीवी अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर उनको बिना मारे उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उनको क्या बोलेंगे? परजीवी पोषण। जैसे हम लोग बात करेंगे, जैसे अगर मैं बात करूं, अगर आप अमीबा का बात करते हो, जैसे मैं बात करूं मानव का, तो ये किसके अंतर्गत आते हैं? तो प्राणी समपोषण के अंतर्गत आते हैं। मैं बात करूंगा फफूंदी का और कवक का, तो ये किस तरह के आते हैं? तो मृत जीवी पोषण के अंतर्गत आते हैं। मैं बात करूंगा अमरबेल का, मैं बात करूंगा जू का, और मैं बात करूंगा फीताकृमि का, तो ये सब देख सकते हो किसके अंतर्गत आते हैं? तो परजीवी के अंतर्गत आते हैं। तो बात करते हैं अमीबा के बारे में, तो आपको पता होगा। चलिए मैं अमीबा को ये सब के बारे में आपको क्या करूंगा? डिटेल से बताऊंगा। लेकिन पहले मैं बात करता हूं इसके बारे में, परजीवी पोषण के बारे में। इसमें क्या होता है कि परजीवी अन्य जीवों के शरीर के अंदर में या बाहर में रहते हैं। तो आपने अमरबेल देखा होगा, जो भी पेड़ होते हैं, पेड़ के ऊपर क्या होता है? ऐसा करके अमरबेल की जो धाराएं हैं वो रहती हैं। अमरबेल की क्या होती है? धाराएं रहती हैं। और वो क्या करते हैं कि पेड़ को बिना नुकसान पहुंचाए अपने आप में क्या करती है? वृद्धि करती है। अपने जू के बारे में सुना होगा कि लड़कियों के सर पे क्या होता है? जू होता है। तो क्या कभी भी जू लड़की को दिक्कत पहुंचाता है क्या? गांव वाले अक्सर बोलते हैं कि जिसके सर में जू होता है उसका दिमाग नहीं होता है। ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो जू, जैसे मैं बात करूंगा फीताकृमि, तो आपको पता है फीताकृमि जो है वो मनुष्य के पेट, मैंने बोल सकता हूं कि स्टमक जो होता है, यानी कि पेट जो होता है, उसमें पाया जाता है। तो क्या कभी ये आपकी हानि पहुंचाती है क्या? पहुंचाती है, लेकिन ये किसी तरह का मैं बोलूंगा कि आपको बिना मारे ही क्या करता है? ये अपने आप का मैं बोलूंगा कि अपने आप का मैं बोलूंगा पोषण करता है। जैसे मैं बात करूं फफूंदी का या कवक का मैं बात करूं, या मैं बात करूं जैसे जितने भी कुकुरमुत्ता होते हैं, यानी कि छाती का मैं बात करूं, तो सारे के सारे क्या होते हैं? ऐसे जगहों पे, ऐसे अवशेषों से प्राप्त होंगे जहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि या तो कोई जीव सड़ गया है या गल गया है, या बहुत सारे ऐसे पेड़ होते हैं जो सूख जाते हैं, उनमें भी क्या होते हैं? ये सारे निकलते हैं। बात करेंगे अमीबा का और मानव का हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बता दूं कि अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहे हो तो क्या करें? चैनल को क्या करें? सब्सक्राइब करें। क्या करें? चैनल को सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं आगे, तो बात करेंगे अमीबा का। तो देख सकते हो मैंने पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर जो है मैं अमीबा का लेके आया हूं। तो बात करें अमीबा के बारे में, तो देख सकते हो अमीबा। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा? अब हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जो भी पर प्राणी समपोषी जीव होते हैं, ये क्या करते हैं कि सभी जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ को पहले अपने अंदर लेते हैं और फिर क्या करते हैं? शरीर के अंदर इनका पाचन करने का काम करते हैं। बात करें आगे, तो देख सकते हो अगर बात करें अमीबा में पोषण का, तो समझिएगा कि अमीबा क्या करती है कि सबसे पहले सुनिएगा, मैं स्टेप बाय स्टेप सारा चीज को मैं आपको बता रहा हूं, तो समझिएगा क्या चीज होती है कि भोजन को अपने जो भी पादाब होते हैं, जो भी उनका पादाब होता है, उसकी सहायता से क्या करता है? घेर लेता है। पहले तो पादाब के सहायता से घेरता है। बात करते हैं आगे। दूसरा क्या करता है कि जो भी खाद्य रिक्तिका, उसके बाद जो भोजन होता है वो कहां जाता है? खाद्य रिक्तिका में जाता है। और खाद्य रिक्तिका में से क्या होता है? सुनिएगा कि खाद्य रिक्तिका में जटिल पदार्थों का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है। तो क्वेश्चन आता है कि अमीबा में भोजन का पाचन कहां होता है? तो खाद्य रिक्तिका में होता है। और रिक्तिका क्या करती है कि जो भी जटिल पदार्थ होता है उसको क्या करता है? सरल पदार्थ में तोड़ने का काम करता है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद आप देख सकते हो कि जो भी बचा हुआ
अपच, माने मान लो कि जो भी खाया और वो पचा नहीं, तो कोशिका के सतह से क्या गति करता हुआ वो जब आगे जाता है तो क्या होता है, बाहर निकल जाता है और ये पदार्थ क्या होता है, शरीर से निष्कासित कर दिया जाता है। तो ये पूरा का पूरा जो सिम्टम है वो अमीबा के द्वारा होता है। अब मैं बात करता हूं फिगर पे। तो मैंने सबसे पहले क्या बोला कि भोजन का ये क्या करता है कि पादाप द्वारा क्या करता है, उसको घेरता है। तो देख सकते हो कि सबसे पहला चीज आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या, ये देख सकते हो ये आपकी अमीबा है, ये क्या है, ये आपकी अमीबा है, ये क्या है, अमीबा है। और अमीबा के अंदर क्या होता है, केंद्रक पाया जाता है। तो ये रहा आपका भोजन। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, ये तो इसने सबसे पहले भोजन को देखा और जैसे ही वो भोजन को देखता है तो भोजन की ओर क्या करता है, गति करना शुरू करता है। तो जब ये भोजन की ओर गति करना शुरू करता है तो देख सकते हो ये सबसे पहले क्या करते हैं, पादाप, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कूटपाद। क्या बोलते हैं, कूटपाद। तो कूटपाद से क्या करता है कि भोजन को घेरता है, जो कि हम लोगों ने यहां पर आप देख सकते हो कि सबसे पहले क्या करता है कि भोजन को पादाप की सहायता से उसको घेरता है। जैसे वो घेरा और घेर के क्या करता है, फिर वो आगे की ओर गति करने का काम करता है। तो जैसे ही वो आगे की ओर गति करने का काम करेगा तो आप देख सकते हो कि उसके बाद उस खाद्य पदार्थ का जो संबंध होगा वो खाद्य रिक्तिका, मैं किसका बात करूंगा, खाद्य रिक्तिका से, यानी कि इन सारे चीजों से क्या होता है, उनका संबंध बनना शुरू होता है। और जहां पे ये जो खाद्य कण है देख सकते हो कि इसको घेर लिया जाता है और ये क्या करता है, खाद्य रिक्तिका में पहुंच जाता है। देख सकते हो यहाँ पे जैसे ही खाद्य रिक्तिका में पहुंचा उसी समय क्या किया गया कि खाद्य रिक्तिका में जो भी जटिल पदार्थ होता है उसका विघटन जो है वो सरल पदार्थों में कर दिया जाता है। तो देख सकते हो यहाँ पे अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो देख सकते हो यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या करेगा, पूरा का पूरा जो पाचन क्रिया होना शुरू हो जाएगा और अंततः जो है यहाँ पे देख सकते हो कि हो गया। अब यहाँ पे देख सकते हो कि जो अमीबा है वो खाने को अपने अंदर पूरा का पूरा डाल देता है और यहाँ पे जो भी जटिल पदार्थ है उनको क्या करेगा, सरल रूप में बदल दिया जाता है। अब मान लो कि यहाँ पे बदल दिया, धीरे धीरे ये केंद्रक तक जाएगा। अब क्या होता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि मान लिया जाए कि यहाँ पे एक इसको खाने का टुकड़ा मिला, तो ये अमीबा क्या करेगा, इधर गति करना शुरू कर देगा। यानी कि जब ये इधर गति करना शुरू करेगा तो ये जो खाद्य पदार्थ है वो धीरे धीरे क्या करेगा कि बाहर आ जाता है, क्या करेगा, सरल रूप में बाहर आ जाएगा। तो क्वेश्चन अगर आएगा, क्वेश्चन कहां से बनते सुनिएगा कि भोजन का अंतग्रहण अमीबा किसके द्वारा करता है, तो आप क्या बोलोगे, पादाप। और पादाप को और एक नाम से क्या नाम से जाना जाता है, कूटपाद के नाम से जाना जाता है। पूछा जाता है कि पादाप के बाद जो खाना है वो कहां जाता है, तो खाद्य रिक्तिका। पूछा जाता है कि अमीबा में, पूछिए सुनिएगा कि अमीबा में जो भोजन होता है उसका पाचन कहां होता है, तो आप क्या बोलोगे, खाद्य रिक्तिका में क्या होता है, उसका पाचन होता है। बात करते हैं आगे। तो ये तो पूरा का पूरा अमीबा का रहा, आप इसको ध्यान से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब बात करेंगे जिस तरह से अमीबा क्या करता है, अपना भोजन करता है, अंतग्रहण करता है पूरा का पूरा, सेम उसी तरह जो पैरामीशियम होता है, मैं किसका बात करूंगा, पैरामीशियम जो होता है वो भी ऐसे ही कुछ घटना करती है। तो आप देख सकते हो ये जो ऑप्शन नंबर बी है वो किसका है, पैरामीशियम का। तो ये तो रहा अमीबा का और ये किसका रहा, पैरामीशियम का। तो पैरामीशियम भी करती है। तो बात करेंगे पैरामीशियम के बारे में। तो बात करें पैरामीशियम के पोषण के बारे में, तो क्वेश्चन पैरामीशियम के पोषण से भी आता है। तो सबसे पहले समझिएगा पैरामीशियम क्या करता है कि जो भी उनके पक्षाभ होते हैं उससे क्या करता है कि पश्चाप क्या करता है कि कोशिका को पूरी सतह से क्या करता है, घेरा हुआ है। आपको पता होगा पश्चाप जो है वो पूरी तरह से देख सकते हो घेरा हुआ है, पूरा का पूरा। आप देख सकते हो ये जो सारी चीजें आप देख रहे हो, ये सारी चीजें, वो सब सारे क्या है, इसके पश्चाप है। अब बात करेंगे आगे। तो पश्चाप क्या करता है, आप सुनिएगा कि भोजन को एक विशेष स्थान तक ग्रहण किया जाता है और फिर क्या करता है, उसका पाचन हो जाता है। तो पैरामीशियम भी क्या करता है, अमीबा की तरह ही पाचन करता है। आज अगर बात आपको मैं बता दूं कि आप हमारे चैनल प्रीतम एकेडमी से अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं जुड़ा है और इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या करें, सब्सक्राइब जरूर कर दें। बात करेंगे आगे। तो हम लोगों ने देखा था यहाँ पे, अगर मैं बात करूं, अगर मैंने आपको बोला था कि एक तो अमीबा के बारे में हम लोग बात कर लिए, अब हम लोग बात करेंगे मानव के बारे में। किसके बात करेंगे, मानव के बारे में बात करेंगे। तो देखा जाए मानव के बारे में, यानी कि एक इंसान के बारे में, तो इंसान भाई मनुष्य क्या करता है, पोषण करता है। तो पोषण जब भी मनुष्य करता है तो आखिर पोषण क्यों करता है, जिस तरह से पेड़ पौधे अपना पोषण ऊर्जा प्राप्त करने के लिए करते हैं, उसी तरह से जो मानव होता है वो अपना पोषण किस लिए करता है, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए करता है, अपने शरीर का अनुरक्षण करने के लिए करता है। यानी कि अगर कहीं कट फट जाए तो क्या करता है, उसको फिर से ठीक करने के लिए जो भी आवश्यक ऊर्जा की आवश्यकता होगी वो उसकी प्राप्ति भी कहां से करता है, पोषण के माध्यम से करता है। तो अगर मैं बात करूं पोषण का, तो यहाँ पे पोषण जो है वो अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिक्षेपण के द्वारा होता है। तो मनुष्य में जो पोषण होता है
कुल मिला के देखा जाए तो 1, 2, 3 और 4 और एक 5, 5 चरण में होते हैं। कितने चरण में होते हैं? 5 चरण में होते हैं। तो मनुष्य में पहला जो चरण हुआ, अगर मैं बात करूं मनुष्यों के पोषण का पहला चरण का, तो वो क्या है? अंतःकरण। दूसरा चरण क्या है? पाचन। और तीसरा चरण क्या है? अवशोषण। और चौथा चरण क्या है? स्वांगीकरण। और पांचवा जो चरण है वो क्या है? बहिक्षेपण। तो अगर मैं बात करूं अंतःग्रहण का, तो क्या करता है? सबसे पहले भोजन को खाता है, फिर भोजन को पचाता है, और जो भी भोजन पचा उससे क्या करता है? अवशोषण करता है। और अवशोषण करने के बाद जो भी चीजें मान लो कि जो भी प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट जो भी हुआ, उसका क्या करता है? अपने शरीर के जिन भी अंगों को जरूरत होता है वहां तक पहुंचाने का काम करता है। और उसके बाद पचाने के बाद जो भी चीजें बच जाती हैं उनका क्या करता है? बहिक्षेपण होता है, उनका क्या होता है? निष्कासन होता है। तो पूरा का पूरा 5 चरण से क्या होता है कि मनुष्य को पोषण मिलता है। तो पूछा जाएगा कि मनुष्य में अगर पोषण होता है तो उसका सबसे पहला चरण क्या है? तो अंतःग्रहण। और सबसे अंतिम चरण क्या है? तो आप क्या बोलोगे? बहिक्षेपण। क्या बोलोगे? बहिक्षेपण। तो बात करेंगे सबसे पहले, तो ये जो पोषण होता है, ये जो मनुष्यों में पोषण होता है, ये एक्चुअली आहार नाल से, और आहार नाल जो है आपको पता होगा मुख से शुरू होता है और कहां तक जाता है? तो गुदा तक जाता है। कहां तक जाता है? गुदा तक। यानी कि अगर मैं बात करूं अंतःग्रहण की क्रिया, ये आहार नाल से शुरू होता है। आहार नाल भाई कहां? तो मनुष्य के मुंह से शुरू होता है। और जो ये जो होता है, ये जो पांचवा जो लास्ट जो चरण देखते हो बहिक्षेपण, ये गुदा में, यानी कि जहां हम लोग का मैं बोल सकता हूं कि पैखाना द्वार होता है, जिसको हम लोग मल द्वार बोलते हैं, वहां पर जाकर क्या होता है? समाप्त होता है। तो पूछा जाता है, क्वेश्चन क्या आता है कि आहार नाल कहां से कहां तक है? तो आप क्या बोलोगे? मुंह से लेकर कहां से? मुंह से लेकर कहां तक? गुदा तक। कहां से? मुंह से लेकर गुदा तक है। बात करते हैं आगे, तो समझिएगा मेरे रसगुल्लो। अगर हम लोग बात करेंगे आगे, तो सबसे पहले देखिएगा कि हम लोगों ने क्या बोला कि जो आहार नाल होता है वो मुंह से लेकर कहां तक है? गुदा तक है, विस्तृत है, एक लंबी जो है नली है। तो सबसे पहले समझिएगा कि सबसे पहले आपको पता होगा कि नंबर 1 चरण में बात करूं मुंह का, क्या किसका बात करूंगा? मुंह का। तो अगर देख सकते हो कि मुंह में जैसे भोजन आया, यानी कि जो भी मनुष्य का जो मुंह होता है उसमें भोजन आया, तो जब उसके मुंह में भोजन आएगा तो उसको क्या करेगा? दांतों से वो चबाएगा। तो मुंह में दांत भी होते हैं, जिह्वा के माध्यम से क्या करेगा कि खाना को इधर से उधर, माने उसको छोटा छोटा करने के लिए क्या कर देगा? पूरा का पूरा प्रयत्न किया जाता है। और साथ में उसमें क्या पाया जाता है? लार। तो क्वेश्चन आता है कि मुंह में जब पाचन होगा तो उसमें कुल कितने तरह के अंग जो है वो काम करते हैं? तो क्या बोलोगे? मुंह में पहले तो दांत, जीव और लार। तो समझिएगा कि सबसे पहले क्या होता है? मुख से भोजन का अंतःग्रहण जो है किया जाता है। दांतों के माध्यम से क्या होता है कि भोजन को चबाया जाता है। और जिह्वा के माध्यम से क्या होता है? सुनिएगा कि मुंह से क्या हुआ? भोजन का अंतःग्रहण हुआ। दांत के माध्यम से क्या हुआ? भोजन को चबाने का काम किया जाता है। और जिह्वा से क्या होता है? तो भोजन को लार के साथ पूरी तरह से मिलाने का जो है काम किया जाता है। और जो अगर मैं बात करूं अंतिम में, अगर मैं बात करूं लार का क्या काम होता है, क्वेश्चन आता है कि लार का क्या काम होता है, तो सुनिएगा मैं क्या बोलना चाहता हूं। लार की अगर पूछा जाएगा कि लार का क्या काम होता है, तो समझिएगा लार भाई लार ग्रंथि से निकलता है, आपको तो पता होगा। और जो क्या करता है, लार ग्रंथि से निकलने वाला जो भी रस होता है उसको लार रस या क्या बोलेंगे? लार कहते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि लार रस क्या है? तो लार रस क्या है? तो जो भी लार ग्रंथि, किससे? लार ग्रंथि से निकलने वाली जितने भी रस होती हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग? लार रस कहते हैं। आप समझिएगा, पूछा जाता है कि ये जो लाल रस होता है या लार रस जो होता है वो किसका पाचन करता है? तो सुनिएगा, ये स्टार्च पर सुनिएगा, ये स्टार्च क्या करता है? ये स्टार्च क्या करता है? स्टार्च क्या करता है कि स्टार्च क्या है? एक लार एंजाइम है। और ये एंजाइम क्या करता है कि ये एक तरह से माल्टोज जो शर्करा है उसको क्या करता है? परिवर्तित करने का काम करता है। तो स्टार्च लार एंजाइम क्या करता है? माल्टोज शर्करा है। क्या है? लार्ज स्टार्च क्या है? जो स्टार्च है, सुनिएगा, जो स्टार्च है वो लार एंजाइम क्या है? माल्टोज को बदलने का काम करता है। यानी कि स्टार्च जो है उसको लार किस में बदलने का काम करता है? माल्टोज में बदलने का काम करता है। तो अगर बात की जाए मुंह में, तो देख सकते हो मुंह में सबसे पहला क्या हुआ कि भोजन का अंतःग्रहण हुआ। दांत उसको चबाने का काम किया, जीवा उसको क्या किया? लार से मिलाने का काम किया। और लार उसको क्या किया कि स्टार्च को माल्टोज में, किसमें? माल्टोज में बदलने का काम किया। बात करते हैं अगर आगे, तो मुंह के बाद जो खाना होता है वो किस में जाता है? भोजन ग्रासिका में जाता है। किस में जाता है? भोजन ग्रासिका में जाता है। तो बात करेंगे सबसे पहले, सुनिएगा, अगर बात करें भोजन ग्रासिका में, तो आपको पता होगा कि मुंह से
मुंह से आमाशय तक भोजन जो होगा ग्रासिका की क्रमाकुंचन गति के द्वारा ले जाया जाता है। सुनिएगा, ग्रासिका की मांसपेशियों का संकुंचन और जो शीतलन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्मकुंचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्मकुंचन बोलते हैं। तो क्वेश्चन क्या आता है कि बताइए भोजन का मुख के बाद कहाँ जाती है, तो ग्रास नली जिसको बोलते हैं, ग्रासिका बोलते हैं, इसको इसोफिगस बोलते हैं, या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, भोजन मैं बोल सकता हूँ कि भोजन ग्रासिका बोलते हैं, वहां पे जाता है। तो वहां जाने के बाद ये किस गति के कारण, तो कर्माकुंचन गति जिसको हम लोग बोलते हैं, यानी कि मैं बोलूंगा कि ग्रासिका की जो मांसपेशियां हैं उनका संकुचन और जो शीतलन होगा उसके माध्यम से क्या करता है, वो आगे जो है बढ़ता है। अब बात करते हैं आगे। अगर आप वीडियो को देख रहे हो यार, लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर ले। तो देख सकते हो सबसे पहला चीज ये रहा मनुष्य, ये भी एक मनुष्य, आप देख सकते हो ये भी क्या एक मनुष्य है और ये भी क्या एक मनुष्य है। तो अब अगर ध्यान से देखोगे, आप अगर ध्यान से देखोगे तो सबसे पहले क्या होता है कि यहाँ पे जो भोजन प्रवेश होता है। अब भोजन जैसे ही प्रवेश हुआ, सुनिएगा ध्यान से, कि जैसे ही भोजन प्रवेश हुआ, प्रवेश होने के बाद मुंह में जो भी क्रियाएं होती है, जैसे मैं बोलूंगा कि अंतग्रहण की क्रिया हो गई, चबाया गया, लार उसमें मिल गया, लार स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित कर दिया। अब खाना जो होगा वो ग्रासिका किसके माध्यम से, ग्रासिका के माध्यम से यहाँ आने का काम करता है। तो ध्यान दीजिएगा कि ग्रासिका में भोजन का किसी तरह का कोई पाचन नहीं होता है, लेकिन पाचन नहीं होता है उसके बाद भी ये आहार नाल का एक भाग है, क्योंकि मुख से लेके मैं बोलूंगा कि कहाँ तक, आमाशय में भोजन को लाने का काम कौन करता है, तो मैं बोलूंगा इसोफेगस कौन करता है, इसोफेगस यानी कि ग्रासिका जो है करती है। क्या करती है, ग्रासिका करती है। तो सबसे पहला चीज कि मुंह से भोजन, जब मुंह से भोजन अंतग्रहण किया गया उसके बाद कहाँ, आहार नाल में आया, और आहार नाल में आने के बाद कहाँ में आता है, आमाशय में आता है। कहाँ पे आता है, आमाशय में आता है। तो गौर कीजिएगा, आमाशय में जब भोजन आता है ना, तब लोगों को लगता है कि जैसे आप खाना खा लोगे तो कुछ देर तक, लगभग देखोगे तो 2 से 3 घंटे तक आपको किसी तरह का भूख का जो है अनुभव नहीं होता है। आखिर ये अनुभव क्यों नहीं होता है, क्योंकि भोजन जो है आमाशय में जाता है। तो बात करते आगे, आप देख सकते हो पूरा का पूरा मैंने एक फिगर जो है मैं आप लोगों के लिए बना के लाया हूं कि सबसे पहले मुंह से कहां गया, ग्रासिका, और ग्रासिका से कहां जाएगा, आमाशय। बात करते हैं आगे, मैं फिगर के साथ चलता जाऊंगा। तो तीसरा जो चरण होता है, मुंह से बाद जो खाना है ग्रासिका, ग्रासिका में जाने के बाद कहा जाता है आमाशय में। तो आमाशय में एक ग्रंथि होता है, जैसे लार में, मुंह में लार ग्रंथि होता है, उसी तरह आमाशय में क्या होता है, जठर ग्रंथि होता है। क्या होता है, जठर ग्रंथि होता है। तो जठर ग्रंथि से क्या होता है, पेप्सिन नामक एंजाइम जो होता है स्रावित होता है। क्या होता है, पेप्सिन नामक एंजाइम स्रावित होता है। दूसरा क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है। और तीसरा क्या होता है, श्लेष्मा जो होता है आमाशय में पाया जाता है। तो बात करेंगे तीनों के काम का कि आमाशय का जब पाचन होगा तो पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और जो श्लेष्मा होगा ये मुख्य रूप से क्या करता है, अपने आप को भागीदारी दिखाता है और इनसे जो होता है काम होता है। तो बात करेंगे पेप्सिन का, तो समझिएगा पेप्सिन क्या है, तो पेप्सिन एक पाचक एंजाइम है। क्या है, पेप्सिन एक पाचन एंजाइम है। और ये जो एंजाइम है पेप्सिन, ये क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करने का काम करता है। क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करने का काम करता है। तो अगर कभी क्वेश्चन आएगा मेरे रसगुल्लो कि बताइए पेप्सिन जो है, पेप्सिन से किसका पाचन होता है, तो आप क्या बोलोगे, प्रोटीन का पाचन करता है। किसका पाचन करता है, प्रोटीन का। बात करेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, तो सुनिएगा ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है कि जो भी खाना है उसका अम्ल माध्यम तैयार करता है। क्या करता है, अम्ल माध्यम तैयार करता है। और अम्ल माध्यम तैयार करने का कारण क्या है कि यह पेप्सिन की क्रिया में क्या करता है कि सहायक होता है। कि पेप्सिन क्या करता है, आप देख सकते हो पेप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन करता है भाई। तो जब तक खाना को अम्ल माध्यम में तैयार नहीं किया जाएगा तब तक जो खाना है, खाने में जो पेप्सिन है, क्या है, खाने में जो पेप्सिन है यानी कि जो प्रोटीन का पाचन करता है उसका पाचन नहीं होगा। बात किया जाए तो पेप्सिन को समझ में आ गया, हाइड्रोक्लोरिक का काम समझ में आ गया, और आमाशय में श्लेष्मा पाया जाता है। क्या पाया जाता है, श्लेष्मा। तो श्लेष्मा के काम के बारे में बात करते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। जो श्लेष्मा होता है वो आमाशय के आंतरिक स्तर की अम्लता से रक्षा करता है। क्या करता है, आंतरिक स्तर से अम्लता की रक्षा करता है। अब ध्यान से सुनिएगा कि अगर आपको पता होगा कि अगर किसी चीज में, अगर किसी भी चीज में जो अम्ल होता है जिसको हम लोग HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl को डाला जाए, यानी कि अगर अम्ल को डाला जाए तो क्या करेगा, वो उसमें भी छेद कर देता है। अगर आप अपने हाथ में अम्ल को डालोगे तो वो भी क्या होता है, उसमें भी छेद हो जाएगा, आर पर चला जाएगा। तो
अब भाई हमारा शरीर के एक पार्ट है, आपको पता होगा, ये जो आप देख सकते हो, ये जो अमाशय का हम लोग किसका बात कर रहे हैं, देख सकते हो अमाशय का हम लोग बात कर रहे हैं, किसका बात कर रहे हैं, अमाशय का। तो ये रहा पूरा का पूरा, ये रहा पूरा का पूरा अमाशय का चित्र, देख सकते हो, ये रहा पूरा का पूरा अमाशय का चित्र। तो अगर इसमें HCl स्रावित हो रहा है, अगर इसमें HCl स्रावित हो रहा है, तो HCl अगर स्रावित हो रहा है किसी कारण से, अगर मान लो कि सिंपल सा फंडा कि जिस तरह से अगर अम्लों को हम लोग हाथ में लेते हैं, अम्लों को हाथ में लेते हैं तो अम्ल क्या होता है, छिद्र हो जाता है, हाथ छिद्र हो जाता है। तो अगर अमाशय में श्लेष्मा नहीं पाया जाता तो आप जानोगे क्या होगा कि अमाशय भी क्या होती, छिद्र हो जाता। जैसे कि आपको पता होगा कि जब आप ज्यादा देर तक भूख में रहते हो, आपके पेट में कोई अन्न का दाना नहीं जाता है, तो आपका पेट जलना शुरू होता है। तो वास्तव में वो जलना शुरू नहीं होता है, एक्चुअली क्या होता है कि जो भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो भी स्राव होता है वो क्या करता है कि आपके पेट में उन श्लेष्मा को खाने लगता है, यानी कि उनको जलाने लगता है, जिसके कारण क्या होता है, आपको बहुत ज्यादा पेट में जलन या एसिडिटी का अनुभव होगा। जब आप खाना खा लेते हो तो फिर वो जलन क्या होता है, शांत हो जाता है। यानी कि अब जो HCl है वो आपके श्लेष्मा की बजाय किसको खाने का काम कर रहा है, तो अब आपके आहार को, यानी कि आपके खाने के पदार्थ को क्या करता है, खाने का काम करता है, जिसके कारण क्या करता है, आपको उस जलन की जो अनुभूति है वो धीरे धीरे क्या होती है, कम हो जाती है। बात करते आगे। तो ये तो पूरा का पूरा। तो अगर क्वेश्चन आएगा, अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि बताए अमाशय में क्या होता है, तो अमाशय में जठर ग्रंथि पाया जाता है, जिससे पेप्सिन नामक एंजाइम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है। और अमाशय में क्या होता है, एक श्लेष्मा होता है, जिनका काम मैंने आपको पूरा का पूरा क्या वर्णन जो है मैंने कर दिया। बात करते आगे। तो खाना जो है, सुनिएगा, खाना जो है अब यहाँ जो है, सुनिएगा, यहाँ अमाशय में गया। अब अमाशय के बाद ये जो खाना होगा वो कहाँ जाता है, क्षुद्रांत में जाने का काम करता है। कहाँ पे, क्षुद्रांत में जाने का काम करता है। क्षुद्रांत यानी कि आप देख सकते हो, ये जो आप देख सकते हो, ये पूरा का पूरा जो आप ये जो एरिया देख रहे हो, यानी कि अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, तो ये जो आप देख रहे हो, ये जो आप देख रहे हो, ये कुछ हल्का हल्का आपको दिखेगा, मैं बोलूंगा कि ग्रीन, येलो ग्रीन दिखेगा। तो ये है, यानी कि जिसको हम लोग छोटी आंत बोलते हैं, जिनकी लंबाई सबसे अधिक पाई जाती है। तो बात करेंगे यहाँ पे, तो समझिएगा, अगर हम लोग बात करेंगे आंत्र रस का, क्या बात करेंगे, आंत्र रस का, समझिएगा कि ये जो क्षुद्रांत होता है, जिसको हम लोग आंत बोलते हैं, छोटी आंत। तो छोटी आंत में क्या होता है कि सबसे पहले आपको पता होगा कि इसमें हर चीज का पाचन होना शुरू होता है। क्या होता है, हर चीज का मुख्य रूप से पाचन जो है यहीं पे होना शुरू होता है। तो सबसे पहले देखिएगा कि सबसे पहले क्या होता है कि जो भी कार्बोहाइड्रेट होता है, सुनिएगा, कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसको यह ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित करता है। पूछा जाता है कि क्षुद्रांत से कौन सा रस प्रस्रावित होता है, तो आप क्या बोलोगे, आंत रस का श्रावण होता है। किसका श्रावण होता है, आंत रस का श्रावण होता है। और आंत रस किसका पाचन करता है, तो सबसे पहले अगर मैं परिवर्तन करता है, तो अगर मैं बात करूं, ये क्या करता है, कार्बन, जो भी कार्बोहाइड्रेट होता है उसको किस में बदल देता है, भाई ग्लूकोज में बदल देता है। साथ में आंत रस क्या करता है, जो वसा होता है उसको वसा ग्लिसरॉल में, किसमें, वसा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है। और जो प्रोटीन है, जो बचा हुआ प्रोटीन, जो मैं बोलूंगा कि जो पेप्सिन में जब पाचन हुआ और कुछ जो बच गया प्रोटीन, उसको किस में बदल जाता है, तो अमीनो अम्ल में क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। तो क्वेश्चन क्या आता है कि जो क्षुद्रांत से जो आंत्र रस स्रावित होता है, वो आंत्र रस किन किन का पाचन करता है, तो आप क्या बोलोगे, कार्बोहाइड्रेट का, वसा का और प्रोटीन का पाचन करता है। तो आंत्र रस क्या करता है कि जो भी कार्बोहाइड्रेट होता है उसको ग्लूकोज में बदल देता है, जो वसा होता है उसको वसा अम्ल यानी ग्लिसरॉल में बदल देता है, और जो प्रोटीन होता है उसको किस में बदलता है, तो अमीनो अम्ल में क्या करता है, परिवर्तित कर देता है। तो ये तो पूरा का पूरा रहा किसका, हम लोगों ने बात किया, आंत्र रस का। तो सुनिएगा, और आंत्र रस क्या होता है, आप सुनिएगा सेकंड बात। तो यकृत, सुनिएगा, यकृत तथा अग्नाशय से क्या करता है, बाहरी स्राव प्राप्त करता है। ये जो हमारा क्षुद्रांत है, ये आप देख सकते हो फिगर का, अगर मैं बात करूं फिगर का, तो आपने एक चीज गौर किया होगा, यहाँ पे अच्छे से जूम नहीं हो रहा है, ये जो हमारा क्षुद्रांत है, ये क्या करता है कि जो भी हमारा यकृत है और जो भी हमारा अग्नाशय है, यानी कि अगर मैं बात करूं यकृत का, तो आप देख सकते हो यकृत, ये जो पूरा का पूरा पोर्शन जो देख रहे हो, ये जो लीवर का जो पूरा का पूरा पोर्शन देख रहे हो, ये पोर्शन क्या है, हमारा यकृत है। और आप देख सकते हो यहाँ पे
यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे एक अग्नाशय होता है। अग्नाशय यानी कि मैं बात करूँ ये वाला घेरा, यानी कि आप अगर इसको ध्यान से देखोगे, आप अगर इसको किसको ध्यान से देखोगे, किसको मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान से देखोगे तो ये पूरा का पूरा पोर्शन रहा किसका, अमाशय का। आप देख सकते हो ये जो पूरा का पूरा पोर्शन रहा, ये जो पूरा का पूरा पोर्शन रहा अमाशय का रहा, और ये वाला जो घर देख रहे हो आप, ये वाला ये किसका, अग्नाशय का। तो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं मेरे रसगुल्लो, और क्वेश्चन सबसे ज्यादा यहीं से बनने का काम करता है। तो अगर पूछा जाएगा आंतररस का, तो भाई आंत से श्रावण हो गया। कहां से, आंतररस का जो श्रावण है वो आंत से हो गया, और ये जो आंत होते हैं बाहर से, किससे किससे, पहला तो भाई ये अग्नाशय से, और साथ साथ में यकृत से क्या करता है कि बाहर ये जो स्राव है वो करता है, यानी कि बाहर स्राव करने का काम करता है। तो बात करेंगे यकृत से क्या करता है। तो यकृत जो होता है, सुनिएगा, यकृत जो होगा वो यकृत में एक पित्ताशय करके पाया जाता है, जिससे पित्त रस का श्रावण होता है, और उससे क्या करता है कि पित्त लवक का क्या करता है, श्रावण होता है। सुनिएगा क्या करते हैं, पित्त रस का श्रावण होता है। तो अगर आप फिगर को ध्यान से देखोगे, अगर आप फिगर को ध्यान से देखोगे तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन आप देख सकते हो, ये क्या है, ये यकृत है, और यकृत के जस्ट ऊपर में ये वाला अगर मैं घर बात करूं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पित्त रस बोलते हैं, और ये जो है यहाँ पे पाया जाता है। तो पित्त रस जो होता है ये किसके द्वारा श्रावण किया जाता है, तो आप देखोगे कि अग्नाशय में, सुनिएगा मेरे बात, कि अग्नाशय सॉरी ये जो हमारा यकृत है, यकृत क्या करता है, पित्त बनाने का काम करता है, और पित्ताशय जो होता है वो जिसको हम लोग पित्त का थैला बोलते हैं, उसमें वो जो पित्त होगा वो जगह क्या होता है, स्टोर होता है, वहां पे जमा होने का काम करता है। और फिर पित्ताशय क्या करता है, अपने जरूरत के हिसाब से क्या करता है कि आप देख सकते हो, अगर आप यहाँ पे अगर गौर से देखोगे, अगर आप यहाँ पे गौर से देखोगे तो आप क्या पाओगे कि आप देखोगे कि ये वाला जो पोर्शन, ये वाला अमाशय से आया, और आप एक जो पोर्शन देखोगे, ये यहां से अंदर की ओर यहाँ पे आके एक जो लाइन है जुड़ा हुआ है, और ये जो दूसरा है अग्नाशय जो हमारा है, इससे एक लाइन जो यहाँ पे जुड़ा है, और उसके बाद जो भी ये जो अमाशय है, अमाशय का लाइन किस पे आकर जुड़ा है, तो छोटी आंत में आके जुड़ा हुआ है। तो यहीं से जो है सारा का सारा काम यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे सारा का सारा काम जो है होता है। तो बात करेंगे यहाँ पे, तो हम लोगों ने क्या देखा कि जो भी क्षुद्रांत होता है, यानी कि जो भी हमारी क्षुद्रांत होता है, उससे आंतरस का यानी कि कार्बोहाइड्रेट का, वसाकार प्रोटीन का पाचन होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है, ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है, और वसा जो है, वसा अम्ल यानी ग्लिसरॉल में परिवर्तित होता है, और प्रोटीन जो होता है वो किसमें, अमीनो अम्ल में क्या होता है, परिवर्तित कर दिया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं आगे, हम लोग किस पे बात करेंगे आगे, तो समझिएगा। तो अगर हम लोग बात करें तो आपको अब मैंने क्या बताया कि जो क्षुद्रांत होता है वो यकृत तथा यामाशय से क्या करता है, श्रावण प्राप्त करता है, यानी कि बाहर से क्या करता है, रस को जो है प्राप्त करता है, यानी कि जितने तरह के एंजाइम है प्राप्त करता है। तो यकृत जो करता है, यकृत जो है वो पित्त रस का श्रावण करता है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, पित्त लवक बोलते हैं। और ये पित्त लवक जो होता है ये एक्चुअली क्या करता है कि वसा, सुनिएगा, वसा को क्या करता है कि बड़ी गोलिकाओं में परिवर्तित करता है। वसा को क्या करता है, इम्लिशीकरण के द्वारा क्या करता है, जो भी वसा होता है, सुनिएगा, वसा जो होता है वो वसा क्या करता है कि छोटी छोटी, पित्त रस क्या करता है, वसा जो होता है वो बड़ी बड़ी गोलिकाओं के रूप में होता है, और जब उसमें पित्त लवण जो होता है डाल दिया जाता है वसा में, तो क्या करेगा वो इम्लिशीकरण के द्वारा, किसके द्वारा, इम्लिशीकरण के द्वारा वो जो बड़ी बड़ी जो गोलियां होती हैं वो छोटी छोटी वसा के रूप में क्या होती है, परिवर्तित हो जाती है। तो क्वेश्चन आता है कि वसा का जो पाचन, वसा की बड़ी बड़ी गोलियां छोटी छोटी गोलियों में परिवर्तन होता है, तो वो किस क्रिया के द्वारा किया जाता है, तो आप क्या बोलोगे, इम्लिशीकरण के द्वारा। किसके द्वारा, इम्लिशीकरण के द्वारा क्या होता है, वो परिवर्तित होता है। बात करते हैं आगे, तो बात करते हैं अग्नाशय के बारे में। तो अग्नाशय से अग्नाशय रस प्राप्त किया जाता है, किससे, अग्नाशय रस प्राप्त किया जाता है। तो आंत से जो क्षुद्रांत था उससे आंत रस, और यकृत से क्या मिला हमको, पित्त रस, या मैं बोलूंगा पित्त लवण मिलने का काम किया। उसी तरह जो अग्नाशय होता है, अग्नाशय से हमको क्या मिलता है, तो देख सकते हो अग्नाशय से हमको अग्नाशयिक जो रस होता है वो मिलने का काम करता है। आप समझिएगा जो अग्नाशयिक रस होता है ये तो एक ये मैं बोलूंगा कि एमएलएस है ना, ट्रिप्सिन और क्या होता है, लाइपेज, ये तीन तरह की जो एंजाइम जो होती हैं वो अग्नाशय से स्रावित की जाते हैं। क्या क्या, तो एमिलेस है ना, एमिलेस एंजाइम, ट्रिप्सिन एंजाइम और लाइपेज एंजाइम। तो मैं तीनों का मैं काम का मैं बात करूं तो अगर मैं बात करूंगा जो भी ट्रिप्सिन एंजाइम होता है, ये प्रोटीन को पेप्टोन्स में, किसमें,
प्रोटीन को आप देख सकते हो, अगर मैं बात करूं यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हो, यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हो कि ये जो ट्रिप्सिन एंजाइम होता है ये प्रोटीन को क्या करता है, पेप्टोन में बदलने का काम करता है। किसमें? पेप्टोन्स में बदलने का काम करता है। और जो लाइपेज होता है, ये जो लाइपेज है, लाइपेज वसा को किसमें बदलने का काम करता है, तो वसा अम्ल में बदलने का काम करता है। और ये जो एमेलिस है, यानी कि ये जो एमेलिस एंजाइम है, ये एस्टार्च को किसमें बदलने का काम करता है, ग्लूकोज में बदलने का काम करता है। तो क्वेश्चन आता है कि प्रोटीन को पेप्टोन्स में कौन बदलने का काम करता है, तो ट्रिप्सिन बदलने का काम करता है। कौन करता है? ट्रिप्सिन बदलने का काम करता है। और वसा को वसा अम्ल में कौन बदलता है, तो लाइपेज बदलने का काम करता है। और एस्टर्च को ग्लूकोज में बदलने का कौन काम करता है, तो एमाइलेस बदलने का काम करता है। कभी क्वेश्चन आएगा मेरे रसगुल्लो कि बताएं कि अग्नाशय में कौन सा रस स्रावित होता है, तो अग्नाशय रस स्रावित होता है। और ये जो अग्नाशय रस होता है वो एमाइलेस, ट्रिप्सिन और लाइपेज के द्वारा क्या होते हैं, बनते हैं। बात करेंगे आगे। तो ये तो पूरा का पूरा हम लोगों ने बात किया। तो अगर कभी पूछा जाएगा कि बताएं कि क्षुद्रांत जो होता है, यानी कि जो छोटी आंत होता है, उसमें कौन सा रस, आंत रस, ये क्या करता है, किसको बदलता है, तो भाई कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, वसा को वसा अम्ल ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन को क्या करता है, अमीनो अम्ल में। और ये जो क्षुद्रांत होता है ये यकृत और अग्नाशय से क्या करता है, बाहर से रस स्रावित करता है। तो यकृत क्या करता है, पित्त रस देता है, जिससे हम लोग पित्त लवक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पित्त लवक बोलते हैं। और ये क्या करता है, वसा का क्या करता है, इमलीसीकरण करके क्या करता है, उसको परिवर्तित करता है, छोटी छोटी गोलियों में परिवर्तित कर देता है। फिर हम लोगों ने देखा कि जो अग्नाशय होता है ये अग्नाशय रस, यानी कि एमेलेज है ना, ट्रिप्सिन, लाइपेज, तो क्या करता है, ट्रिप्सिन जो होता है वो प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। वसा जो होता है उसको वसा अम्ल में लाइपेज बदलने का काम करता है। और जो ग्लूकोज होता है, यानी कि जो स्टार्च होता है, उसको ग्लूकोज में बदलने का कौन काम करता है, तो एमिलेज करता है। तो ये तो पूरा का पूरा जो हम लोगों ने पोर्शन लिया। अब बात करते हैं कि इसी में क्या पाया जाता है, एक दीर्घरोम पाया जाता है, यानी कि इसमें दीर्घरोम पाया जाता है। तो दीर्घरोम क्या करता है कि अवशोषण की सतह को क्या करता है, बढ़ाने का काम करता है। क्या करता है? अवशोषण की सतह को बढ़ाने का काम करता है। तो क्वेश्चन आता है कि दीर्घरोम का क्या काम है, तो क्या बोलोगे, अवशोषण की सतह को बढ़ाने का काम करता है, यानी कि क्षेत्रफल को बढ़ाने का काम करता है। बात करेंगे आगे। तो अब हम लोग जानते हैं कि खाना जो है, आप देख सकते हो कि हम लोगों ने क्या देखा यहाँ पे कि सबसे पहले मुंह से जो है खाना शुरू हुआ। सुनिएगा कि सबसे पहले खाना जो है वो मुंह से शुरू हुआ और ग्रासिका के माध्यम से कहाँ चला आया, तो ये अमाशय में चला आया। अमाशय के बाद जो खाना होता है वो क्षुद्रांत में, यानी कि छोटी आंत में जाता है। कहाँ पे जाता है? छोटी आंत में जाने का काम करता है। तो जब ये छोटी आंत में खाना गया तो इसमें किसके द्वारा, यकृत के द्वारा और अग्नाशय के द्वारा रस जो होता है स्रावित किया जाता है। अब जो खाना होता है वो यहाँ से कहाँ पे एंटर हो जाता है, तो जो हमारी बड़ी आंत है, क्या है, बड़ी आंत है, यानी कि लार्जर इंटेस्टाइन जो है, इसमें क्या होता है, जल जाता है। तो हम लोग इसी पे पूरा का पूरा हम लोग बात करेंगे। तो बात करेंगे हम लोग बड़ी आंत पे, यानी कि बृहदान्त्र में बात करें तो देखिएगा बृहदान्त्र में क्या होता है कि जितना भी पाचन वगैरह करना था तो छोटी आंत में हो गया। और बृहदान्त्र में क्या होता है, केवल यहाँ पे अवशोषण होता है। तो अवशोषण में बात करें तो जैसे जल का अवशोषण हो गया, कि जो भी वैद्य पदार्थ है उनको क्या करता है, गुदा द्वारा शरीर से क्या करता है, बाहर निकाला जाता है। तो यहाँ पे क्या करता है बृहदान्त्र, केवल जो भी जल बचता है वो जल का क्या करता है, अवशोषण करने का काम करता है, यानी कि एक तरह के पाचन करने का काम करता है। और उसके बाद जो भी कचरा सामान बचा उसका क्या किया जाता है कि गुदा द्वारा, किसके द्वारा, गुदा द्वारा शरीर से बाहर कर लिया जाता है। तो ये पूरा का पूरा हम लोगों ने पाचन जो तंत्र है उसको हम लोगों ने पढ़ लिया। अब कल का जो टॉपिक रहेगा वो माने अगला जो टॉपिक लेंगे उसमें हम लोग किस पे बात करेंगे, श्वसन पे बात करेंगे। तो वो टॉपिक हम लोग तभी लेंगे जब आप क्या करोगे, करीबन आप 1 के, कितना मैं बात कर रहा हूँ, 1 के इस वीडियो को पार कर दोगे, व्यू पार कर दोगे, तब मैं क्या करूंगा, अगला मैं वीडियो लेने का काम करूंगा। तो ये पूरा का पूरा हम लोगों ने पढ़ लिया। हम लोगों अगर मैं बात करूं पूरा का पूरा, तो हम लोगों ने अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जे प्रक्रम में हम लोगों ने पोषण के बारे में पढ़ा। अब अगले क्लास में श्वसन के बारे में, फिर वहन के बारे में, और फिर किस पे पढ़ेंगे, उत्सर्जन के बारे में हम लोग पढ़ने का काम करेंगे। तो हम लोगों ने देख सकते हो पोषण के बारे में पढ़ लिया। अब अगला क्लास किस पे बात करेंगे, श्वसन पे ही हम लोग बात करेंगे। तो अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हो यहाँ पे, तो पहले मैं बताता हूँ कि श्वसन क्या है, श्वसन के प्रक्रम के बारे में बात करेगा। श्वसन बहुत इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक आपको दिखेगा और एग्जाम से क्वेश्चन पूछा जाएगा। उससे पहले बता दूं कि अगर आप चैनल पे नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दें, और जो वीडियो है उसको क्या करें, जरूर लाइक करें। और आपको पता होगा कि हमारे चैनल का नाम क्या है, प्रीतम एकेडमी, और इसका जो चैनल का लिंक है बाकी सभी दोस्तों तक क्या करें, शेयर कर दें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और आपका दिन शुभ हो।